हेलो एवरीवन, आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और एक इजी वे है, ये मेथड है हमारा लर्निंग का कि हमने रिवीजन कर ली। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन करें, उसका सिर्फ आंसर देखें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं करते। अगर हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ में करेंगे, इससे हमें ये भी पता चल जाता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, और साथ ही साथ हमारी रिवीजन भी कंप्लीट सिलेबस की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनकी बन जाएगी। क्योंकि कुछ आप देखोगे, मैंने जितने भी अब तक क्वेश्चन कराए हैं, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सर्वे रिसर्च इज़ वन ऑफ द की मेथड इन। ऑप्शन थे हमारे पास फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हार्मोन्यूटिक्स। तो राइट आंसर तो है हमारा ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी। क्यों है? सर्वे रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा थ्रू क्वेश्चनर और इंटरव्यू विच इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ यूज इन सोशियोलॉजी। कि जो सर्वे रिसर्च होता है उसमें सबसे ज़्यादा हम जो डाटा को कलेक्ट करने का तरीका जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है क्वेश्चनर के द्वारा और इंटरव्यूज़ द्वारा। ठीक है, और ये एक कॉमन मेथड है किसका? सोशियोलॉजी का। टू अंडरस्टैंड वेरियस सोशल फिनोमिना लाइक हम जैसे डेमोग्राफिक एटीट्यूड्स, किसी की बिहेवियर। ठीक है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी की बिहेवियर कैसी है, वो क्या करता है लाइफ में, कुछ भी हम ऐसा टॉपिक देखते हैं, तो वो हमारा सोशियोलॉजी का एक पार्ट है। और सर्वे रिसर्च में क्या है कि ये सबसे ज़्यादा ये सोशियोलॉजी, इसलिए इसका आंसर है कि मेथड जो है सोशियोलॉजी है सर्वे रिसर्च का। ठीक है, और इसमें जैसे क्वेश्चन हमारे पॉइंट है हमारे पास हार्मोन्यूटिक्स। तो ये क्या होता है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग से भी याद रख सकते हो कि जब हमें कोई चीज़ समझनी होती है, जब हम समझ के अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग की जहाँ पर हम व्याख्या। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है व्याख्या। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च particular in the field like philosophy, history, सोशियोलॉजी, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये कॉमन यूज़ है, क्वालिटेटिव एक रिसर्च है जो किस में यूज़ होती है, जैसे फिलोसफी में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, लिटरेचर में, एजुकेशन में। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे स्टडिंग एन एंशियंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर मीन्ड ऑन इट्स सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कि उसमें ऑथर का जब हम कुछ भी ऐसा स्टडी करते हैं, कोई भी पुराने रिलीजियस पे या हिस्टोरिकल टेक्स्ट पे, तो हम देखते हैं कि हाँ जो ऑथर का मीन क्या है उसके सोशल और उसके कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इसका मीनिंग है। सेकंड क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, फाइंड आउट द मीन्स ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन NEP 2020। कि हमें वो नेम देखना है जो पुराने एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है जो मेंशन है NEP नेशनल हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें है। ठीक है, उसमें नेम इसका है। तो वो हमारे पास ऑप्शन थे नालंदा, तक्षशिला, बल्लभी और विक्रमशिला। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ अबव। तो NEP क्या है थोड़ा हम देख लेते हैं। NEP 2020 मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ अ फुल फॉर्म। It is the education policy of India launched in 2020 to improve the social and higher education system। ये इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई थी, लॉन्च की गई थी हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को। ठीक है, इट फोकस ऑन, इनका मेन फोकस क्या है, कौन कौन सी मेन चीज़ पे ये फोकस करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि फ्लेक्सिबल लर्निंग की जो लर्निंग होनी चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने वाली होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी का हिंदी मीनिंग होता है बहुविषय, यहाँ की यानी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए और क्वालिटी एंड एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इन्होंने का मेन फोकस जो है NEP का वो इन चीज़ों पे है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन, ये आप कह सकते हैं हम ऑल ऑफ एबव। ठीक है, सारे आंसर थे इसके। प्लीज़ अगर आप मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो। बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वेस्ड बाय द गवर्नमेंट जनरल एंड वाइसराय लॉर्ड कैनिंग इन जनवरी 1857। तो वो कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ थी जो इस्टेब्लिश की गई थी कौन से एक्ट के अंदर, एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जनवरी 1857 में। तो इसका राइट आंसर है ACD, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। तो द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड इन जनवरी 1857 ड्यूरिंग द tenure of Governor General and Viceroy Lord Canning
यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे यानी कि मुंबई 1857 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई 1857। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग NPTEL is the largest online repository in the world of courses in। तो ऑप्शन थे हमारे पास योगा एंड मेडिटेशन, इंजीनियरिंग, विजुअल आर्ट्स, बेसिक साइंस एंड सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स। तो राइट आंसर है हमारा बी, डी और ई। ठीक है, इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और सिलेक्टिव ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। तो पहले देखते हैं हम NPTEL क्या है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग इज़ एन ऑनलाइन इन लर्निंग इनिशिएटिव बाय, ये ऑनलाइन एक लर्निंग है जो कि इनिशिएटिव की गई बाय IITs एंड IISc ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ये ऑफर करती है एंड एजुकेशनल कंटेंट, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट होते हैं मेनली इन इंजीनियर साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट कोर्सेज में ये प्रोवाइड करती है कंटेंट को और मतलब ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रीजनल सेंटर्स ऑफ UGC आर देयर इन, कि कितने रीजनल सेंटर्स हैं UGC के। तो ऑप्शन थे हमारे पास 4, 5, 6 और 8। राइट आंसर है हमारा 6। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देयर आर 6 रीजनल सेंटर्स। ध्यान रखना कौन कौन से हैं। पुणे, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है तो हमें उसमें, जैसे इसमें पूछ लिया कितने हैं, 6 हैं, कई बार पूछ लिया तो कौन कौन से हैं, तो एक इसमें से और दे दिया जाएगा जो नहीं है। जैसे पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है और बेंगलुरु। पुणे, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आफ्टर 25 years of graduation from a large group of strangers, a student is able to correctly identify photographs of students with whom he attended and completed her and his high school. This type of learning belongs to the category of, कि मान लो कोई 25 साल बाद जिसके साथ हमने ग्रेजुएशन की थी, हमने उनकी फ़ोटो देखी तो वो उसमें स्ट्रेंजर लोगों के, ठीक है, तो फिर उसमें से जो हम पहचानेंगे या नहीं, जो भी हमारे साथ जो पढ़े हुए हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, जिनके साथ हमने ग्रेजुएशन की है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि रिकॉल किया है, रिकॉग्नाइजेशन किया है, या फिर कॉमन सेंस से पहचाने, या फिर एडिटिक इमेजनरी, कोई कल्पना से अपने। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर तो है इसका ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइजेशन। तो जैसे मान लो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन था कि 25 ईयर्स बाद किसी मैंने बच्चों फ्रेंड को देखा है जिसके साथ ग्रेजुएशन की थी, फ्रेंड तो नहीं, जिसके साथ भी ग्रेजुएशन की थी। ठीक है, देखो जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके हम। द स्टूडेंट इज शोन फोटोग्राफ्स एंड इज एबल टू आइडेंटिफाई पीपल सी नो इन हाई स्कूल्स। ठीक है, दिस मीन्स सी इज रिकॉग्नाइजिंग प्रोविजली encounters information rather than recalling in it without any clue। ठीक है, कि वो कि वो किसी पुरानी अपनी किसी इन्फॉर्मेशन से पहचानेंगे कुछ चीज़ को, उससे जानेंगे कि हाँ ये था वो उनमें से जो मेरे साथ स्टडी करते थे या करता था। तो वो, लेकिन रिकॉलिंग तो हम उसके कहेंगे जहाँ बिना क्लू के किसी को याद आ गया। ठीक है, जैसे मैं आपको इनके डिफरेंस बता देती हूँ कि रिकॉल क्या होता है। रिकॉल होता है जब रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन विदाउट सीइंग इट अगेन। ठीक है, कि जब हम किसी को देखे बिना, वो तो हम फोटोग्राफ में देख रही है, ठीक है, उसके पास क्लू है, लेकिन जो ऐसे ही हम कई बार रिकॉल कर लेते हैं ना, कोई चीज़ हमें याद आ जाती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, दोबारा हमें याद आ गई, किसी को हम देख नहीं रहे हैं, कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमें वो रिकॉल आ गई, याद आ गई हमें चीज़, उसको बोलते हैं हम रिकॉल। रिकॉग्निशन बोलते हैं जब आइडेंटिफाई समथिंग दैट वाज प्रीवियसली लर्नड और एक्सपीरियंस, कि जहाँ पर हम किसी को पहचानते हैं किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से, कि कुछ हमें अब मान लो जैसे इसमें कहा है कि फ़ोटो सामने है तो हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से पहचानेंगे कि उसके बैठने का स्टाइल है, खड़े होने का कुछ भी है, कुछ ऐसा हमें याद आएगा कि हाँ ये वो है। ठीक है, कॉमन सेंस हो गया जहाँ पर हम प्रैक्टिकली एवरीडे जजमेंट जो हम करते हैं, हम कहते हैं ना हमारा कॉमन सेंस ये काम करता है, हम कॉमन सेंस से कुछ भी हम सोचते हैं। ठीक है, जो हम डेली जजमेंट देते हैं। और फोर्थ है एडिटिंग इमेजनरी, जो होती है वेरी विजुअल इमेजनरी और मेमोरी की, बहुत ही कह सकते हैं क्लीन एक इमेजनरी। ये नहीं है कि कोई हमें ऐसा कुछ कह देते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे याद रहे, नहीं, कुछ ऐसी कल्पना जो हमें क्लियर है हमारे लिए कि हाँ ये ऐसा है।
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इनमें मीनिंग होता है। देखो ऑप्शन बिल्कुल पास पास है, रिकॉग्निशंस, कॉमन सेंस, लेकिन इनका हल्का हल्का से मीनिंग डिफरेंस है। इसका राइट आंसर था हमारा रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इशूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय। जो कम्युनिकेशन इशूज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे एड्रेस किए, ILO, ITU या UNDP या यूनेस्को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इशूज आर एड्रेस्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को वर्क्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। जो यूनेस्को का मेन वर्क क्या है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करवाती है किस चीज़ पे, एजुकेशन हो, साइंस हो, कल्चर है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। यूनेस्को वॉज इस्टेब्लिश इन 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर्स है इसका पेरिस फ्रांस में। और कॉन्स्टिट्यूशंस कम इनटू, और जो फोर्स में ये आई थी वो आई थी 4 नवंबर 1946 में। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यूनेस्को का। फंक्शंस इसके मेन देखते हैं हम, इसका मेन काम क्या है यूनेस्को का। सबसे पहले है एजुकेशन, प्रमोट करना क्वालिटी एजुकेशन एंड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कि एक एजुकेशन जिसमें क्वालिटी, ऐसी एजुकेशन को प्रमोट करना है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है, और जो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मतलब जहाँ हम हर जगह जिसका ये एक इंटरनेशनल होगी ना, कि यहाँ भी हम कर सकते हैं उसको, हम बाहर भी अगर कुछ करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। और सेकंड है साइंस, इनकर्ज करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन नेचुरल एंड सोशल साइंस में भी। और कल्चर, प्रोटेक्ट कल्चर, ये हेरिटेज, मोनूमेंट्स, ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को भी ये हम कहते हैं ना यूनेस्को वर्ल्ड साइट है ये। तो वो इसलिए क्योंकि ये सब कल्चर को भी ये प्रोटेक्ट करती है, कि जो भी हमारे पुरानी चीज़ें हैं, मोनूमेंट्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी डाइवर्सिटी, इन सब को भी ये एक प्रोटेक्ट करती है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन प्रमोट करती है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। की फ्रीडम हो अपने खुद भी एक्सप्रेस करने की, अपने जो फीलिंग्स हैं हमारी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, uses education, science, culture, communication to promote peace and understanding among nations, की जिससे देशों के बीच आपस में एक पीस, शांति बनी रहे, मतलब की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो इस तरीके से करती है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन, वर्क टू प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट कल्चर एंड नेशनल साइट्स, जितने भी हमारे नेचुरल जो हमारी साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हों, चाहे हमारी कल्चरल साइट्स हों, थ्रू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तभी ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के थ्रू इनको क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तभी आज हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, हमारी इतनी साइट्स हैं, जो हमारी इतनी सुंदर सुंदर पूरे वर्ल्ड में साइट्स हैं, वो इसीलिए आज संभाली हुई हैं, क्योंकि इनका ये यूनेस्को उसको मतलब कि प्रोटेक्ट करने पे रहती है, कि हाँ उसको हम प्रोटेक्शन करनी है उसकी। इन द और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी विच वाज द हाईएस्ट कोग्निटिव कैटेगरी। ऑप्शन थे हमारे पास एवेल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रहेंशन। राइट आंसर एवेल्यूएशन। और एक बात बता दूं, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसमें से अब क्वेश्चन बनता ही बनता है, इतनी इंपॉर्टेंट ये एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी में से पहले इतना नहीं बनता, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा क्लियर, मतलब कि डेफिनेशन पूरी कंप्लीट दी है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको ध्यान से सुनना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ द फ्रेमवर्क यूज टू क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ थिंकिंग। कि इन्होंने जो इसको क्लासीफाई किया था वो थिंकिंग के लेवल पे किया था, तभी इसका कोग्निटिव जो है वही हाईएस्ट माना जाता है। मतलब प्राइमरी अगर माने तो वो इन्होंने बात की थी लेवल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के लेवल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने जो क्लासीफाई किया था। ओरिजिनल जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो 1956 है, और ये बाद में रिवाइज्ड हुई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो 1956 में है, और जो रिवाइज्ड की गई थी वो थी 2001। और जो हमारा एक क्वेश्चन है वो किससे है, ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी से, ठीक है। अब देखते हैं इसने कि ओरिजिनल जो इनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें क्यों कौन कौन से स्टेप रखे हैं। फ्रॉम, एक ये ध्यान रखना कि जो ये टैक्सोनॉमी है इनकी ब्लूम की, ये लोअर से अपर जाती है, ठीक है। अपर से डाउन नहीं, लोअर से अपर की ओर जाती है।
हाईएस्ट लेवल पे जाती है, ठीक है। पहले लोअर लेवल, ये मानते हैं कि पहले लोअर लेवल आता है, उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे आते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, मैंने आगे भी इसको डीपली बताया है तो वो देखना। तो पहला जैसे लोअर टू हायर लेवल है और ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी के उसमें स्टेप है, पहला है नॉलेज, फिर उन्होंने बात की थी सेकंड कॉम्प्रिहेंशंस, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या है? हाईएस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट। तो फिर है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001, इसमें इन्होंने फिर रिवाइज किया था, इसमें आया था रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट, फिर जो क्रिएट है वो हाईएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे आगे देखते हैं इसके बारे में। पहले हम देखते हैं इसकी ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। 1956 में, अब देखो नॉलेज और एवेल्यूएशन क्या है इसका? हाईएस्ट है। सबसे पहले हम नॉलेज से शुरू करेंगे इसको रीड करना, ना कि एवेल्यूएशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो नॉलेज में क्या है, कहते हैं कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद इन्होंने स्टेप कहा था कंप्रीहेंशन की, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कर, पहले सबसे पहले क्या करना सकते हैं? रिकॉल करते हैं, हम किसी चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको एक समझना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेटिंग हो गया, ट्रांसलेटिंग हो गया, फिर होता है अप्लाई, यानी कि जो कुछ हमने सीखा है हम उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है एनालाइज करना, कि आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। उसके बाद हम उसको एनालाइज करना भी शुरू कर देते हैं। फिर होता है सिंथेसिस, यूज़ ओल्ड कॉन्सेप्ट टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। की सिंथेसिस होता है कि जहाँ पर हम अपने पुराने जो हमारे सीखा हुआ ज्ञान लगा लो या जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, हम उससे न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी इनोवेशंस करते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने कहा था एवेल्यूएशन, कि एवेल्यूएशन आउटकम्स, यानी कि सोल्विंग, जहाँ जजिंग करते हैं, सोल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल आ गया। अब देखते हैं इससे जो रिवाइज थी इसकी टैक्सोनॉमी, वो क्या है? ये है इनकी रिवाइज टैक्सोनॉमी 2001। इसमें भी क्रिएट सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। लो, अब देखना रिमेंबर आएगा, रिकॉलिंग फैक्ट, मतलब कि सबसे ऊपर क्रिएट है, नीचे आ गया रिमेंबर सॉरी इनमें रिमेंबर में क्या आ गया? रिकॉलिंग फैक्ट। इसमें भी यही है कि पहले रिकॉल करना, यानी कि याद का, सिर्फ नाम चेंज हो गया। जैसे अब देखना आप, इसमें उन्होंने कहा था नॉलेज, जो इसमें भी क्या है कि रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और इसमें भी क्या कहा इन्होंने? इसका नाम बदल दिया रिमेंबर, कि जहाँ पर पहले रिकॉल करते हैं तो बाद इन्होंने कहा कि रिकॉल करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, कि इसमें कहा था इन्होंने अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कहा था कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन उसमें उन्होंने मीनिंग उनका यही था कि हम उसमें अंडरस्टैंड, उसके बाद की जो स्टेप होता है उसमें जहाँ पर हम समझना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड में क्या आ गया कि जहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज़, इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं, यूजिंग नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो भी हमने नॉलेज सीखी है उसको हम रियल वर्ल्ड में सिचुएशन में अपनी यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर आता है एनालाइज, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पर हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। फिर होता है एवेल्यूएट, इसमें था क्या था? सबसे ऊपर उन्होंने एवेल्यूएट दे दिया था, इसमें 1 2 3 4 5th नंबर पे एवेल्यूएट दे दिया उन्होंने। मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। फिर उन्होंने लास्ट में दिया था क्रिएट, कि प्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इनका था ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो रिवाइज थी, और ये है जो उनकी ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि इनको जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था वो ये स्टेप दिए थे। इसमें कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 2 4 5 6 हैं, और इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, हमने जैसे इसकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ ली। अगर आप पढ़ोगे आप सोचोगे कि हाँ क्वेश्चन में अगर हम पढ़ ली ना, तो हम जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा हमें समझ नहीं आएगा। आप सोचोगे कि इसमें कॉग्निटिव की तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन किस चीज़, आप ये देखो कि उन्होंने डिवाइड किस चीज़ पे किया था अपने क्लासीफाई, थिंकिंग लेवल पर। थिंकिंग को हम किस में लेते हैं? कॉग्निटिव में। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं आगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर था कॉग्निटिव। कॉग्निटिव होता है जहाँ पर थिंकिंग होती है, संज्ञानात्मक जिसको हम बोलते हैं। और इसके आगे मैंने इसकी एक क्वेश्चन और डाला है, ब्लूम टैक्सोनॉमीज प्राइमरी एसोसिएट विद विच डोमेन। अब इसके हम डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे, ऑप्शन थे हमारे पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और सोशल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉग्निटिव। मैंने इसलिए डाला कि ताकि आपकी जो कंप्लीट जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है कंप्लीट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें आपके वो पता लग गया आपको स्टेप कि उन्होंने क्या दिया था, रिवाइज्ड में क्या दिया था, ओरिजिनल में क्या दिया था। और अब हम देख लेंगे इसके डोमेन्स कौन कौन से हैं, ठीक है।
पहला डोमेन है इनका कोग्निटिव डोमेन। इसमें क्या आएगा, अब इसके स्टेप भी ध्यान रखना, ठीक है। कोग्निटिव मतलब जैसे मैंने अभी कहा आपको, थिंकिंग होता है, नॉलेज होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल, जो भी हमारा बुद्धि का काम होगा, जो भी हम, ठीक है, वो आता है कोग्निटिव में। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और इसके स्टेप भी आप समझ जाओगे कि ए स्टूडेंट लर्निंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक बच्चा पढ़ रहा है किसके बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब इसके स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले रिमेंबर, मान लो जब लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स, कि जब मान लो कोई भी हम किसी बच्चे को अगर कुछ सीखना है तो हम सबसे पहले उसको याद करना देंगे कि आप ये फंडामेंटल राइट्स याद करो, ठीक है। फिर क्या होता है, अंडरस्टैंड, फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडामेंट, फिर हम उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको वन बाय वन कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हो गया। फिर थर्ड पे क्या होगा, फिर अप्लाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल टू ए सिचुएशन। फिर जब भी उसको लगेगा कहीं भी उसके फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारे मान लो, जो वो हमेशा वो चीज़ को मतलब कि अप्लाई कर देगा, उसको पता लग जाएगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं ये, ठीक है, अप्लाई करेगा। फिर होता है एनालाइज में आएगा कि कंपेयर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर क्या होगा कि उसको एनालाइज कराना है कि कंपेयर करके क्या फंडामेंटल राइट्स और उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। फिर आएगा एवेल्यूएशन। फिर क्या होगा, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस, ठीक है, फिर जज किया जाएगा कि हाँ उनको कितनी नॉलेज हो गया, कितना वो जान चुके हैं। फिर होता है क्रिएट, डिज़ाइन ए पोस्टर एक्सप्लेनिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर लास्ट में वो एक डिज़ाइन कर सकता है, एक पोस्टर करेगा कि हाँ उनकी फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर। ये होता है कोग्निटिव डोमेन, और इसके अंदर इन्होंने स्टेप बताए हैं 6, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट और क्रिएट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 3, याद रखना कितने डोमेन्स बताए थे इन्होंने, 3, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब कोग्निटिव में आ गया जो भी थिंकिंग से हमारे रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी। अब सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में आप लगा जो भी फीलिंग है हमारे, जो भी एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब आ जाएंगे। अब एग्जांपल है, जैसे ए स्टूडेंट लर्न्स अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक बच्चा सीखता है किसके बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो क्या स्टेप होंगे अफेक्टिव डोमेन के, पहला है रिसीविंग, पेज अटेंशन टू ए लेसन ऑन पोल्यूशन, सबसे पहले उसकी अटेंशन क्या करनी पड़ेगी कि जो पोल्यूशन के बारे में लेसन पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ। उसके बाद होगा रिस्पॉन्डिंग, पार्टिसिपेंट्स इन एन इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा वो, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। फिर होगा वैल्यूम, डिवेल्प्स कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, उनको कंसर्न कराना पड़े कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किस तरीके से हमें करनी है सब, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, फिर मेक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ए पर्सनल प्रायोरिटी, कि वो खुद भी पर्सनल प्रायोरिटी पे प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। फिर होता है करेक्टराइजेशन, कि कॉन्स्टेंटली बिहेव इन ए इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वे, कि वो लगातार एक बिहेवियर कैसा रखेगा अपना इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वे में, ठीक है। तो ये इसके 5 स्टेप इन्होंने बताए थे अफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन रिलेटेड इज फीलिंग, एटीट्यूड्स, वैल्यूज। थर्ड हम देखते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा जो भी फिजिकल मोटर स्किल्स हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल है कि लर्निंग टू यूज़ ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना सीखना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसमें कितने बताए उन्होंने, 5 पॉइंट, ये ध्यान रखना इनके स्टेप भी, ठीक है। इमिटेशन, वॉचेस द टीचर एंड कॉपीज द प्रोसीड्यूर, कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, मान लो इमिटेशन का मतलब है कि जहाँ पर वो मान लो माइक्रोस्कोप टीचर, वो टीचर को ध्यान से देखेगा कि टीचर कैसे इसको क्या कर रहा है, उसकी जो भी प्रोसेस है उसको कॉपी करेगा, ठीक है, वो ध्यान से। फिर सेकंड क्या होगा, मैनिपुलेशन, यूज़ द माइक्रोस्कोप विद गाइडेंस, फिर क्या होगा कि टीचर बच्चों को बुलाई, फिर उसके गाइडेंस में वो करके दिखाएगा कि मैं टीचर की गाइडेंस में करेगा। थर्ड फिर होगा प्रिसीजन, यानी कि यूज इट एक्यूरेटली विदाउट असिस्टेंस, फिर क्या होगा कि वो बिना असिस्टेंस की हेल्प के भी एक्यूरेटली कर लेगा। उसके बाद आएगा आर्टिकुलेशन, यानी कोऑर्डिनेशन सेवरल स्टेप स्मूथली, फिर क्या होता है कि वो हर स्टेप पूरा ही स्मूथली सा कर लेता है, ठीक है, सीख जाता है। उसके बाद आता है नेचुरलाइजेशन की जब कोई चीज़ हमारे अंदर रम जाती है, ठीक है। यूज़ द माइक्रोस्कोप ऑटोमेटिकली एंड स्किलफुल, कोई भी चीज़ हम ऐसे ही सीखते हैं ना, चाहे हम कोई भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, चाहे हम कुछ भी वर्क करना सीख रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे हम पहले गाइडेंस में किसी गाइडेंस में सीखते हैं, फिर हम उसको खुद अकेले भी करके देखते हैं। उसके बाद जब हम रेगुलरली करने लगते हैं तो वो हमारा नेचुरली ढल जाती है, फिर हमें लगता ही नहीं है कि ये काम मुश्किल है, ठीक है।
तो ये इन्होंने स्टेप बताया कि इस तरीके से हमारी जो ढलता है साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल मोटर स्किल्स आती हैं इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।